गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पैंडेमिक डिजीज कोविड-19 के वजह से आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस शुरुआत होने में काफ़ी समय लगा। कुछ दिन पहले से बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे पेरेंट्स का कॉल आ रहा था, सर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करिए, सर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करिए। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से ऑनलाइन क्लासेस को शुरुआत करने में काफ़ी परेशानी आ रहा था। इस कारण से ऑनलाइन क्लासेस शुरुआत नहीं हो पा रहा था। ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग भी चाह रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो ताकि सिलेबस आगे बढ़ता चले, क्योंकि यदि सिलेबस पीछे होगा तो आपके साथ साथ हमें भी परेशानी, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेबस को ख़त्म करना मेरी जिम्मेदारी है और हम उसको निश्चित ख़त्म करेंगे एक एक प्रॉब्लम को थ्योरी के साथ बताकर। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण व्हाइट बोर्ड का व्यवस्था नहीं था। इन सब कारणों की वजह से ऑनलाइन क्लासेज को शुरुआत करने में थोड़ा देर हुआ। लेकिन यदि थोड़ा देर से ही सही, यदि ऑनलाइन क्लासेज जब शुरू हुआ है तो अब निरंतर चलेगा, अब बीच में गैप नहीं होगा, एकदम कंटिन्यू अब चलेगा। कुछ दिन पहले से गौरव सर और अश्विनी सर फिजिक्स और मैथ का वीडियो अपलोड कर रहे हैं और 10 क्लास लगभग किए हुए हैं, तो आप लोग शायद उसको देख भी रहे होंगे। जहाँ तक बात रहा बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का ऑनलाइन क्लासेज शुरुआत होने में 1-2 दिन का समय लगेगा। हम सर से बात किए हैं, 1-2 दिन में बायोलॉजी का भी, जो बच्चे बायोलॉजी से हैं उनका भी क्लासेज 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का तत्काल कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, क्योंकि पहले से जो टीचर थे आप लोगों के कारण ही उनको बोला गया कि आप क्लासेज को बंद करिए, क्योंकि आप लोग बोले कि अच्छा नहीं लग रहे हैं, ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत आपको आया आप बोले। हमको भी लगा कि यदि बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर उस टीचर को रखने से कोई फायदा है नहीं। तो नए टीचर से जिनसे भी हम बात कर रहे हैं तो वो टीचर कह रहे हैं कि जब तक क्लास एक बार शुरू नहीं हो जाए, ऑफलाइन क्लास हम लेते नहीं हैं, तब फिर ऑनलाइन क्लासेज हम शुरुआत कैसे करें। तो आप फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सारी चीज़ों को भी पढ़ें ऑनलाइन क्लासेज में। फिर जब ऑफलाइन क्लासेज शुरू होगा तो फिजिकल केमिस्ट्री का भी समस्या का समाधान हो जाएगा, वो भी समस्या सोल्व हो जाएगा। 12th का पोर्शन ही मेनली बचा हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग 11th का सारा पोर्शन पढ़ चुके थे, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स। जीओसी जिसको आप रिएक्शन मैकेनिज्म 1 कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में अल्केन था, अल्कीन था और अल्काइन था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रेडिक्टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके थे। केमिकल बॉन्डिंग पूरा नहीं हो पाया था, शायद आपको याद आ रहा होगा। तो केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक ही हो पाया था। उसके बाद जस्ट लॉकडाउन शुरू हुआ कोरोना वायरस की वजह से, तो उसमें मेनली बचा हुआ था केमिकल बॉन्डिंग में VSEPR, वैलेंस और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। 3 पार्ट आपका बचा हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव व्यू से। हर एक साल नीट हो या जेईई मेन हो, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक साल फिक्स, हर एक साल क्वेश्चन इससे आता है। अब तो थोड़ा घटा भी है। पहले इस नीट में, जिस पहले IPMT होता था, उसमें 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आता था। जेईई मेन में भी 3 से 4 क्वेश्चन आता था। अभी भी आ रहा है, अभी भी इस पोर्शन से क्वेश्चन आता ही है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ाना है। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग का जो भी सारा चीज़ बचा हुआ है उसको लॉकडाउन के बाद ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। जो भी चीज़ आपका 3 टॉपिक बचा हुआ है, सारा को एक एक चीज़ को प्रॉब्लम के साथ हम बताकर ख़त्म करेंगे। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो 11th का सारा पोर्शन हो चुका था, यानी हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th वाले पोर्शन का। तो 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत आप NCERT बुक में देखिएगा तो सबसे पहला है चैप्टर मेंशन हेलो एल्किन्स एंड हेलो एलिन्स। उसके बाद है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजिलिक एसिड और अमाइंस। तो रिएक्शन मैकेनिज्म हम पहले भी एक बार शायद आप लोग से बात किए हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने का 2 तरीका है।
कि रिएक्शन मैकेनिज्म को एक तो आप पढ़ें चैप्टर वाइज, जैसे कि एनसीईआरटी में मेंशन है कि सबसे पहले सर हैलोल्किन्स हैलोजेंस को पढ़ा दीजिए, यानी तो दूसरा तरीका है कि आप रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ें रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू। क्या डिफरेंस है सर दोनों में? एनसीईआरटी में तो दिया हुआ चैप्टर वाइज उसी के साथ पढ़ाइए, हम दोनों का आपको बताते हैं क्या किसका बैड इफेक्ट है। यदि आप एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म को, तब आपको लगेगा कि हम चैप्टर वाइज खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बनने का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि कंसेप्चुअली आप उतना बिल्ड नहीं हो पाएंगे जितना कि रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद आप बिल्ड हो। दोनों में यही डिफरेंस है। आप यदि कोई जेईई मेन का क्वेश्चन बनाने के लिए बैठेंगे, एडवांस का क्वेश्चन बनाने के लिए बैठेंगे, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट से यदि आप रिएक्शन को पढ़े होंगे तब क्वेश्चन बनाने में काफ़ी सहूलियत होगा। लेकिन यदि आप चैप्टर वाइज सिर्फ खत्म किए हैं रिएक्शन को पढ़कर, तो क्वेश्चन बनाने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। और यदि आप रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन को पढ़ते हैं, तो रिएक्शन को समझने के साथ साथ क्वेश्चन बनाना एकदम आसान हो जाएगा। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को आप आसान से सॉल्व कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को सही पढ़ने का तरीका है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट हम आपको जीओसी में रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में बता चुके हैं, 6 प्रकार का होता है। 6 टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स: कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन। जिसमें कि 11th के पोर्शन में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के कुछ रिएक्शन को हम पढ़ा चुके हैं। जैसे आपको याद आ रहा होगा तो उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, उलमान रिएक्शन, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस सिंथेसिस, हैलोजिनेशन रिएक्शन और कुछ रिएक्शंस थे जिसको हम पहले पढ़ा चुके हैं। अब हम शुरुआत करने वाले हैं कार्बोकेटायन, किस किस रिएक्शन में कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह व्यवहार करता है, हम उस रिएक्शन को जानेंगे। चाहे वह रिएक्शन किसी भी चैप्टर का हो, चाहे वह हैलोल्किन्स हैलोजेंस का हो, अल्कोहल फिनोल ईथर का हो, चाहे अमाइंस का हो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, किसी भी चैप्टर का रिएक्शन हो जिस रिएक्शन में भी कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह व्यवहार करता है, हम उस रिएक्शन को पढ़ेंगे एक साथ। फिर जब रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू कार्बोकेटायन पढ़ा देंगे, कार्बेनायन पढ़ा देंगे, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन पढ़ा देंगे, तब आप एनसीईआरटी को देखिएगा तो आपको लगेगा कि सारा रिएक्शन सर पढ़ा चुके हैं, एक भी रिएक्शन नहीं छूटा हुआ होगा। एक भी रिएक्शन की हम बात करते हैं, एक भी रिएक्शन नहीं छूटेगा। जैसे ही चैप्टर खत्म हो, जैसे ही आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट खत्म होगा, आप एनसीईआरटी को पलटिएगा, आपको लगेगा कि सारा कुछ पढ़ा चुके हैं। एक एक चैप्टर में जितना सारा चीज मेंशन है एनसीईआरटी में सारा कुछ पढ़ा चुके हैं। एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारी चीजों को हम पढ़ाते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये एडवांस में एम्स में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, जो कि एनसीईआरटी के बाहर है थोड़ा, उसको ही पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ रिएक्शंस है जिसको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया लेकिन कॉम्पिटिटिव व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कार्बोकेटायन की बात करें तो कार्बोकेटायन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या है सर कार्बोकेटायन? तो हेडिंग दे आप कार्बोकेटायन। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो विजुअलिटी में, उसको मैनेज करना है। क्लासेज तो है नहीं, अपने घर से ही पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, इसको आप इग्नोर करें। आपको चीज़ें समझ में आएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, उसमें परेशानी नहीं आएगा। अच्छा सर मैनेज करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं समझ में आए फिर भी मैनेज करना है, नहीं उसको नहीं मैनेज करना, थोड़ा बहुत विजुअलिटी वगैरह को मैनेज करना है। तो कार्बोकेटायन हम शुरुआत करते हैं। तो कार्बोकेटायन का मतलब कार्बन प्लस केटायन, यानी कार्बन पे कौन सा चार्ज, केटायन का मतलब कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, यानी कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। हम इसका सारा फीचर्स पहले ही पढ़ चुके हैं कि कार्बोकेटायन कि कार्बन प्लस केटायन यानी कार्बन पे होगा प्लस चार्ज। सर कार्बन जनरली 4 बॉन्ड बनाता है सर, तो 4 बॉन्ड बना रहा है सर, लेकिन कार्बन पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो आपको याद आ रहा हो तो हम बताए थे कि 2 प्रकार का फ्यूजन होता है, एक होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, दूसरा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट।
यानी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का मतलब यदि बॉन्ड का बंटवारा समान तरीके से होता हो तब उसको बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का मतलब यदि बॉन्ड का बंटवारा समान तरीके से हो तब उसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। आज थोड़ा बेसिक चीज चलेगा, अगले दिन से आपको एकदम नया लगेगा। होमोलिटिक हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन यानी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के द्वारा। मान लीजिए कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है C और Cl जुड़ा हुआ है, कार्बन और क्लोरीन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप जानते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5 और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.0। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी क्या करेगा क्लोरीन सर? क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उस पे आता है नेगेटिव चार्ज और जिसका जाता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। यानी कार्बन ऐसे रहा होगा सर CH, क्योंकि कार्बन जो है एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड भी बनाता है। एक रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करें कार्बीन, लेकिन आपका कार्बन जनरली 4 बॉन्ड ही बनाता है। तो 4 बॉन्ड बनाया, जिसमें से 4 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 8 में से 2 कौन लेके चल गया? क्लोरीन। बच गया कितना? 6। यानी कार्बन के पास है सर 6 इलेक्ट्रॉन CH। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास तो है सर 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नेचर का होगा। पहले भी हम बता चुके हैं, एक बार हम बताना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है भूल गए होंगे, इस कारण से हम फिर से एक बार उसको रिपीट करा रहे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का कमी, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर का होगा सर। 2 चीज और बताए थे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर। यानी कार्बोकैटायन के पास है सर इलेक्ट्रॉन का कमी, तो कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल के तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करिए सर, तो हाइब्रिडाइजेशन बताए थे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का मतलब 1 S को देंगे सर, 2 P को देंगे, यानी sp2 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री होता है sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम का ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम है तो ज्योमेट्री इसका होगा ट्राइगोनल प्लेनर। मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो इवन इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कुछ एक्सेप्शंस भी है, अभी हम जनरली बात कर रहे हैं। और कार्बोकैटायन जो है, 2 इंडक्टिव इफेक्ट जो है, कार्बोकैटायन को कौन स्टेबलाइज करेगा सर? कौन स्टेबलाइज करने का काम करता है? तो हम बताए थे इंडक्टिव इफेक्ट। जियो से में याद आ रहा, generation of polarity develop between carbon non-polar bond due to attachment of any group or atom which is more electronegative or less electronegative than carbon is known as inductive effect. 2 type of inductive effect, plus I and minus I. plus I मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, माइनस I मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यानी कार्बोकैटायन के पास है सर इलेक्ट्रॉन का कमी, तो इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? तो प्लस I स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि प्लस I का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला और माइनस I का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो कार्बोकैटायन के पास खुद इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो इसको स्टेबलाइज जब भी करेगा तो प्लस I करेगा। इन सारी चीजों को हम पहले बता चुके हैं, एक बार रिवाइज करा दिए ताकि आपको याद हो जाए। कार्बोकैटायन का यहाँ पर हम सारा रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। अब यानी कार्बोकैटायन जो है sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम है तो इसका ज्योमेट्री होगा प्लेनर। यहाँ से ध्यान से सुने, हम इसको इरेज कर रहे हैं। यानी कार्बोकैटायन है सर H है, H है, H है। यानी ट्राइगोनल प्लेनर है सर। इसका ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर। तो अभी आप जस्ट बोले कि कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर का है। तो रिएक्शन में जब भी कार्बोकैटायन पर कोई अटैक करने के लिए आएगा
तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को अपने में जोड़ना चाहेगा कार्बोकेटायन, क्योंकि कार्बोकेटायन खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इसके साथ जो जुड़ने वाला वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा, वही आके अटैक करेगा इसके ऊपर जिसके पास इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज्यादा हो। यानी कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कार्बोकेटायन पर आके अटैक करेगा तो अटैक करने का पॉसिबिलिटी इसका दोनों तरफ से होगा। दोनों तरफ का मतलब क्या है सर? दोनों तरफ से अटैक करेगा, यानी प्लेनर ज्योमेट्री होने के वजह से कार्बोकेटायन पर, जैसे मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नेचर भी मान लेते हैं OH माइनस, कैसा व्यवहार करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। कार्बोकेटायन कैसा व्यवहार करता है? इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। हम बता चुके हैं Nu माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल, E प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल। यानी इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, OH माइनस है कैसा? न्यूक्लियोफिलिक नेचर का। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी OH माइनस आके अटैक करेगा कार्बोकेटायन का। तो अटैक करने का प्लेनर ज्योमेट्री होने की वजह से कार्बोकेटायन का अटैकिंग ऊपर से भी होगा और अटैकिंग नीचे से भी होगा। इससे क्या फायदा होगा सर? मान लीजिए कार्बन की जगह हम किसी दूसरी चीज को लेते हैं, जैसे CHCl Br, मान लेते हैं अटैक ऊपर से आके कर रहा है OH। अटैक करने के पश्चात ही आप देख रहे हैं कि कार्बन जो है कायरल नेचर का हो रहा है। कायरल का मतलब क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच विथ 4 डिफरेंट ग्रुप इज नोन एज कायरल कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, उस पर लगा हुआ चारों चीज यदि अलग अलग हो, चारों एटम अलग अलग हो, तो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। यानी कार्बन पर जैसे ही आके कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अटैक करेगा, तो कार्बन जो है कायरल नेचर का हो जाएगा। और आप जानते हैं कि एक कायरल कार्बन, इसमें एक ही कायरल कार्बन है, क्योंकि कार्बन है, एक कार्बन है OH Cl Br H, अलग अलग चीज लगा हुआ है तो कायरल हो गया। और एक कायरल कार्बन हमेशा होता है ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों सर? क्यों एक कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होता है? तो आपको याद आ रहा होगा, तो हम बताए थे कि ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए कंडीशंस है, 4 कंडीशंस है कि POS, COS, AOS और AOS। लेकिन मेनली 2 ही कंडीशंस हम आपको बता चुके थे वहां पर कि POS और COS से फैसला हो जाएगा। यदि POS और COS दोनों का दोनों यदि एब्सेंट है तब कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। यदि कोई एक भी प्रेजेंट हो गया तो कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ तो सर कायरल कार्बन और एक कायरल कार्बन हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, आपको हम पहले बता चुके हैं आइसोमेरिज में, क्योंकि एक कायरल कार्बन के पास ना ही POS होगा और ना ही COS होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होगा और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होगा, और दोनों का दोनों यदि एब्सेंट है तब कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। यानी OH माइनस जैसे ही अटैक आके किया तो हो गया कायरल, और कायरल होने के कारण हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। और आप जानते हैं कि आइसोमेरिज्म में हम बता चुके हैं कि एक कायरल कार्बन हो और यदि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन यदि अपोजिट आता हो तो एक R होगा तो दूसरा S आएगा। यदि एक कायरल कार्बन हो तो यदि आप 4th प्रायोरिटी ग्रुप को एक बार हॉरिजॉन्टल पे रखेंगे तो अलग कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और यदि एक बार हॉरिजॉन्टल पे रखेंगे तो अलग कॉन्फ़िगरेशन आएगा, R आएगा या S आएगा, और यदि वर्टिकल पे रखेंगे तो अपोजिट आएगा, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आएगा। हम आइसोमेरिज्म इसका बात कर चुके हैं। यानी क्या हुआ कि कार्बोकेटायन पर किसी न्यूक्लियोफाइल का कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का अटैक करने के बाद कायरल सेंटर जनरेट हो जाता है। कायरल सेंटर जनरेट होने के बाद इनेंशियोमर फॉर्म हो जाता है, क्योंकि बताए थे इफ वन कायरल सेंटर, यदि एक कायरल सेंटर हो, यदि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन यदि अपोजिट आता हो तब वो कहलाता है इनेंशियोमर। आइसोमेरिज्म याद करें तो लिखे पहले नीचे पॉइंट में लिखे, कार्बोकेटायन हेडिंग देकर उसके बाद लिखे, सिंस कार्बोकेटायन इज sp2 hybridized, that is planar, so it can be attacked by electron rich species. It can be attacked by electron rich species from both side of plane. Electron rich species from both side of plane, that is
that is after attack it generate a chiral center, then an enantiomer will get formed. अब आगे हम बात करते हैं। अब अगला पॉइंट हम जानते हैं कि लिविंग ग्रुप क्या होता है। कुछ बेसिक कार्बोकेटाइन का कुछ बेसिक चीज हम बता रहे हैं। अब इसी में हमको जानना है कि लिविंग ग्रुप क्या होता है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं लिविंग ग्रुप का, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में इसका स्टडी करेंगे। क्या है सर लिविंग ग्रुप? लिविंग ग्रुप है कि किसी रिएक्शन में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा या एटम जुड़ा हुआ होगा, उस रिएक्शन से बाहर होगा। बाहर होने के जैसे ही बाहर होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर होगा, क्योंकि जिसके साथ वो अटैक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसका और एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर होने वाला है, तो एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे का, तो जो जाएगा तो उस पर कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। यानी जनरली लिविंग ग्रुप की बात करें तो Cl-, Br-, I-, NSO-, नेसोलेट आयन, सब क्या कहलाता है? लिविंग ग्रुप कहलाएगा। सबको क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप। जैसे किसी भी हेटेरोलिटिक रिएक्शन के दौरान कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर होगा, उसी को क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप। पहले डिफिनेशन लिखिए। ए लिविंग ग्रुप इज एन एटम, ए लिविंग ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which in a heterolytic bond fusion living taking an electron pair from the covalent bond, एग्जाम्पल लिख लें इसका। Cl-, Br-, I-, NSO-। का चर्चा भी हम जस्ट थोड़ी देर बात करते हैं। अभी लिख लें आप एग्जाम्पल NSO-। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसमें पहले लिख लें और पॉइंट पहले नोट करके लिखें। वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप और कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आर गुड लिविंग ग्रुप। क्या कहता है कि वीक बेस जो होगा वो गुड लिविंग ग्रुप के जैसा कहलाएगा। बेस का मतलब क्या होता है सर? बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला। बेस का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला। यानी जो वीक बेस होगा वह गुड लिविंग ग्रुप के जैसा कहलाएगा। यानी जो चीज बाहर होगा रिएक्शन, अभी हम जस्ट बोले लिविंग ग्रुप जब बाहर होगा, जैसे बात करें Cl-, Br-, I-, तो इन सब के ऊपर जो निगेटिव चार्ज होगा, जैसे क्लोरीन की बात करें, जैसे O- बाहर होगा, Cl- बाहर होगा, Br- बाहर होगा, I- बाहर होगा, कोई भी यदि बाहर होगा तो अपने ऊपर जो निगेटिव चार्ज रखेगा वो स्टेबलाइज फॉर्म में होगा। स्टेबलाइज फॉर्म में होने के वजह से अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना नहीं चाहेगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा तो वीक बेस कहलाएगा, क्योंकि बेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला। और जो लिविंग ग्रुप होगा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज स्टेबल स्टेट में होगा। स्टेबल स्टेट में होने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना नहीं चाहेगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा नहीं तो वीक बेस कहलाएगा। और जो वीक बेस होगा वही गुड लिविंग ग्रुप कहलाएगा। जैसे बात करें, आपको हम बताए थे कि यदि ग्रुप में बात करें और पीरियड में बात करें तो स्टेबिलिटी डिपेंड करता है कि एलिमेंट जो है किससे बिलोंग कर रहा है, ग्रुप से बिलोंग कर रहा है या पीरियड से बिलोंग कर रहा है। इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू सेम पीरियड देन स्टेबिलिटी डिसाइडेड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट element belong to same group then stability depends upon size. Negative charge is more stable on bigger size of atom. यानी जैसे Cl- की बात करें, Br- की बात, इसको आप लिख लें, हम इरेज करने वाले हैं। आप लिख लिए होंगे, इरेज करते हैं इसको। जैसे Cl- की बात करें, Br- की बात करें, I- की बात करें,
क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कौन ज्यादा स्टेबलाइज होगा सर? तो ऊपर से नीचे आते क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब एक ग्रुप का है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो बड़े वाले साइज पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, यानी आयोडीन पे आई माइनस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, आई माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी वीक बेस जो होगा गुड लिविंग ग्रुप के जैसा कहलाएगा। तो क्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें, आयोडीन की बात करें, तो सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज किस पे है? आयोडीन के ऊपर। तो आयोडीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करना चाहेगा, यानी बिग बेस कहलाएगा आयोडीन, और जो बिग बेस होगा वो ये गुड लिविंग ग्रुप के जैसा कहलाएगा। तो दूसरा आप इसमें लिख चुके हैं कि कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आर गुड लिविंग ग्रुप। बताए थे कंजुगेट बेस क्या होता है सर? किसी भी एसिड से H+ निकलने के बाद जो बचे उसे बोलते हैं कंजुगेट बेस। जैसे HCl की बात करें तो H+ निकल जाएगा तो Cl- कहलाएगा कंजुगेट बेस। HBr की बात करें H+ निकल जाएगा तो Br- कहलाएगा कंजुगेट बेस। और जो कंजुगेट बेस होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो स्टेबल स्टेट में होगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, तो बिग स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ कंजुगेट बेस आर गुड, कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आर गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा तो बिग बेस कहलाएगा, जो बिग बेस होगा गुड लिविंग ग्रुप के जैसा व्यवहार करेगा। तो चलिए हम इसको लिख चुके हैं, अब हम क्वेश्चन के थ्रू जानते हैं कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसका ज्यादा है किसका कम है, क्योंकि यदि एक कार्बन के साथ चारों यदि सेम चीज जुड़ा हो, कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट आपको होगा। लिविंग ग्रुप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ आएगा कि जब एक कार्बन के साथ सेम चीज जुड़ा हुआ है तो आप किसी को बाहर कर दीजिएगा लिविंग ग्रुप के फॉर्म में। जब एक कार्बन के साथ अलग अलग चीज जुड़ा हुआ हो, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हाइड्रोजन है, किसको बाहर करें? कौन बेहतर लिविंग ग्रुप है? रिएक्शन में चारों एक साथ जुड़ा हुआ है, कोई आके अटैक करने वाले, एक को बाहर होना है, तो लिविंग ग्रुप कौन बेहतर कहलाएगा, ते ही फैसला करेगा कि बिग बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप। तो हम क्वेश्चन के थ्रू जानते हैं कि कौन बेहतर लिविंग ग्रुप है। आई तो क्वेश्चन आप लिखिए, कंपेयर, क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर लिविंग ग्रुप एबिलिटी। क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर लिविंग ग्रुप एबिलिटी, कंपेयर लिविंग ग्रुप एबिलिटी। जैसे देखिए जैसे कि C- की बात करें, C⋯C- की बात करें, C⋯C- की बात करें। बोर्ड थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा, आज शुरुआत का क्लास है, अगले दिन से इसको भी हम सॉर्ट आउट कर देंगे, इस प्रॉब्लम की भी हम सॉर्ट आउट कर देंगे। देखिएगा C-, अब हम तीनों में पता करना चाहते हैं कि कौन बेटर लिविंग ग्रुप है। देखिएगा C कौन अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग जल्दी करेगा, आप बताएं। देखिएगा सॉरी आप बताएं, कह दिए। देखिएगा C- कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज का आना और अनस्टेबल है, तो आदत पहले का था। तो C- अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन देना चाह रहा है, कार्बन भी एक तीनों कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, क्योंकि कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता। अब देखते हैं किसका क्या नेचर है। देखिएगा तो C⋯C इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि H इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3, इसका sp2, इसका sp। आपको याद आ रहा होगा कि S कैरेक्टर बढ़ता है तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। हम बताए थे प्रिडिक्टेबल में कि S कैरेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। तो sp3 है, S कैरेक्टर इसमें 25% है, sp2 है, S कैरेक्टर 33.33 है, sp है, S कैरेक्टर 50% है, यानी इधर से इधर जा रहे हैं तो S परसेंटेज इंक्रीज हो रहा। S परसेंटेज इंक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिव भी इंक्रीज हो रहा। हम इस चीज को दोबारा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि प्रेडिक्टेबल में बता चुके हैं कि इस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो देखिएगा S कैरेक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, यानी इधर से इधर जा रहे हैं। sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5, सॉरी sp3 का 2.5, sp2 का 2.75, और sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शायद आप याद करें तो याद होगा 3.25, यानी sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है। तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाने का काम कर रहा है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तीनों अपना इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, C माइनस C माइनस C माइनस, क्योंकि कार्बन अपने ऊपर निगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता, तो तीनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाएगा, sp2 भी घटाएगा। लेकिन यहाँ बात करें sp3 बात करें, CH3 जो है वो व्यवहार करता है प्लस I के जैसा और प्लस H के जैसा। आप याद करें हाइपर कंजुगेशन प्लस H, प्लस I का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर और प्लस H का मतलब भी इलेक्ट्रॉन डोनर। यानी यहाँ पर CH3 जो है ये दोनों का दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन C माइनस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मात्रा को घटाने का काम कर रहा है। लेकिन इस C माइनस से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जो कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मात्रा को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मात्रा को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मात्रा को बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बढ़ता चला जाएगा। यानी बेसिक नेचर की बात करें, नंबरिंग हम कर देते हैं 1 2 और 3। तो बेसिक नेचर की बात करें कि बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा बेसिक नेचर में 1, तब 2, तब 3। यानी बेहतर बेस कौन है, फर्स्ट, तब सेकेंड, तब थर्ड। और जो वीक बेस होगा वही गुड लिविंग ग्रुप कहलाएगा। यानी लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करें, एबिलिटी की बात करें तब तो हो जाएगा सर थर्ड, तब आएगा सेकेंड और तब आ जाएगा फर्स्ट, क्योंकि जो वीक बेस होगा वही बेहतर लिविंग ग्रुप कहलाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, sp3 वाला, तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेहतर लिविंग ग्रुप नहीं कहलाएगा। ये वीक बेस है क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इस कार्बन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन की मात्रा को घटाने का काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मात्रा घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन त्याग करना नहीं चाहेगा, तो वीक बेस कहलाएगा। जो वीक बेस होगा वही गुड लिविंग ग्रुप कहलाएगा। आज शुरुआत का क्लास है, आज फर्स्ट वीडियो है, आज इतना ही देर का, बाकी अब नेक्स्ट क्लास।